नावल यारम, जिसकी राइटर हैं सुमीरा हमीद, उसकी ये एपिसोड 3 है। और नावल शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वो काम से भी लग गई और क्लासेस में भी मसरूफ़ हो गई। साथ ही उसने भी नूडल्स खाने शुरू कर दिए। अपनी पहली तनख्वाह से उसने सबसे पहले हाना की पसंद के नूडल्स का बड़ा पैकेट लिया, जो वो 2 हफ्ते तक खा सकती थी। साथ ही अंडे, दूध के डब्बे, जैम, डबल रोटी लेकर उसने फ्रिज भरा ताकि वो सब भी इस्तेमाल करे। अब उसे रिहाइश की तलाश थी। साथ साथ वो अपना रिहाइश का मसला भी हल कर रही थी। गो शिरली ने उससे कह दिया था कि वो इतनी परेशान ना हो रिहाइश के लिए, लेकिन वो परेशान थी। अगर उसे उन्होंने खंदा पेशानी से अपने साथ रखा हुआ था तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो ढीठ बनकर मुस्तकिल ही वहाँ जम जाती और बहाने बनाती कि उसे रिहाइश नहीं मिल रही। क्योंकि उसे शुरू से बहुत ज़्यादा खाने की आदत थी, तो अभी वो मुकम्मल तौर पर अपनी भूख पर काबू नहीं पा सकती थी। चुन्ने मुन्ने से नाश्ते से उसका कुछ बनता ही नहीं था। उससे ज़्यादा तो वो शाम की चाय में उड़ाया जाया करती थी। दोपहर के खाने के वक्त यूनिवर्सिटी में उसे किसी न किसी से ट्वीट मिल जाती। ट्वीट तो ट्वीट का किस्सा कुछ यूँ था कि किसी भी फ्रेंड या हाय हेलो फ्रेंड या क्लास फेलो के पास जाया जाता। उसे कहा जाता, ट्वीट मी प्लीज़, मुझे ट्वीट करो। अगर वो चाहता या अफोर्ड कर सकता तो उसे ट्वीट कर देता, यानी 1 कप चाय, कॉफ़ी या कोई भी कोल्ड ड्रिंक पिला दी जाती। दायम ग्रुप ने उसे अपनी सारी ट्वीट्स दे दी थी। ट्वीट मांगने वाले को वो ट्वीट वापस भी करनी पड़ती। अब मंज़र कुछ यूँ होता कि दायम या नवाल उससे कहते हैं कि जो सामने हम्माद बैठा है उसके पास मेरी 6 ट्वीट्स है, उसके पास जाओ और कहो ट्वीट मी बैक प्लीज़। वो जाती और कह देती। इस तरह शिल्ली, अज़रा और ऐसे ही दूसरे हाय हेलो दोस्त अपनी न्यू ट्वीट्स दे देते। अक्सर जिनके 3 या 4 ट्वीट्स इकट्ठी होती उनका वो बर्गर खा लेती, लेकिन बर्गर, सैंडविच या पिज़्ज़ा खाने जाने पर एक एक्स्ट्रा ट्वीट मनफी हो जाती। यानी अगर 4 ट्वीट्स हैं तो 3 का बर्गर और 1 मनफी, यानी ज़ीरो। और अगर 3 ही थी तो 1 जमा हो जाती, यानी बर्गर खाने वाले के खाता में 1 ट्वीट आ जाती। पहली बार तो अमरहा को काफ़ी से ज़्यादा शर्म आई। फिर उसने महसूस किया कि अमीर कबीर स्टूडेंट भी ऐसा कर लेते हैं, तो वो भी करने लगी। वो दायम, नवाल, शिल्ली के पास जाती। रेफरी, अ ट्वीट प्लीज़। वो सोचते, इधर उधर देखते। वो सामने, हाँ वहाँ ग्राउंड में, वो जिसने सफ़ेद शर्ट पहनी है, हाँ वही। उसके पास जा। कागज़ पे लिख दिया जाता, ट्वीट हर बैक, इसे ट्वीट वापस कर दो। इसी कागज़ पर ट्वीट देने वाला लिख देता, बाकी हदो। बाकी की 2 भी वो हड़प कर जाती। उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। उसे ट्वीट पे ट्वीट मिल रही थी। उसने दादा को सब बताया। मांगने के नित नए अंदाज। वो हंसने लगे। देने के नित नए अंदाज दादा, क्या कमाल का जवाब दिया है तुमने। वो बहुत खुश हुए। उस दिन वो दायम ग्रुप की एक लड़की अक्सा के पास गई और ट्वीट रेफ़र करने के लिए कहा। ये तुम्हें लाइब्रेरी में मिलेगा, वरना कहीं नहीं मिलेगा। इस वक्त बड़े बड़े कान हैं इसके। लाइब्रेरी में किसी से भी पूछना, तुम्हें इसका बता दिया जाएगा। पूरे 20 ट्वीट हैं मेरी इसके पास। 20! अमरहा के मुंह में पानी भर आया। आराम से 4-5 बर्गर खाए जा सकते थे, कॉफ़ी भी। आराम से 2 हफ्ते निकल जाएंगे, यानी अगले 2 हफ्तों के लिए बिल्कुल खार नहीं होना पड़ेगा। वो लाइब्रेरी में आ गई और सरगोशी के अंदाज में उसका पूछा। मैं समझ नहीं पाई, कौन सी किताब चाहिए? उफ़, किताब नहीं चाहिए, आलियान का पूछ रही हूँ, जिसके बड़े बड़े कान हैं। एक हल्की सी मुस्कुराहट लाइब्रेरियन के चेहरे पर नमूदार होकर मासूम हो गई और उसने हाथ से इशारा करके बताया कि वो कहाँ बैठा है। वो उसके पास आई और कागज़ जिस पर अक्सा की लिखाई में ट्वीट का लिखा था उसके आगे किया। उसने अपनी मोटी सी किताब से नज़र उठाकर उस चिट को पढ़ा। फिर जिस हाथ ने चिट थाम रखी थी उसे खफगी से घूरा। उसकी पेशानी पर पतली सी लकीर बनकर गायब हो गई। सॉरी, इस वक्त नहीं, उसने आहिस्तगी से कहा। फिर किस वक्त? बस आज नहीं, इनफैक्ट अगले हफ्ते तक नहीं। बराए मेहरबानी इससे पहले मुझे तंग ना किया जाए। पर मुझे तो अभी इसी वक्त भूख लगी है। उसकी तेज़ आवाज़ पर वो बुरी आंखों वाला हैरान रह गया। पेशानी पर खफगी से 2 लकीरें बनकर उभरी और वहीं विराजमान रही। ट्वीट मी बैक, अमरहा ने दोनों हाथ सीने पर बांधकर थोड़ी और ऊंची आवाज़ में कहा। ये वही था ना जो उस दिन वेलकम वीक में उस पर चिल्ला रहा था। अब वो उस पर चिल्ला सकती थी। मैं नहीं कर रहा, उसने ज़रा सख्ती से कहा। मैं क्या करूं, मुझे तो भूख लगी है। उसने उसकी तरफ आते हुए एक और काम किया था। उसने कागज़ पर खुद ही सैंडविच लिख दिया था
उसकी तेज़ भूरी आंखें एक लख्ते के लिए स्याही माहिल सी हुई, पेशानी पर शिकनों का जाल सा बिछ गया। 90s के हीरो की तरह उसने गर्दन को हल्का सा झटका और सिर घूर कर, और फिर 20s के हीरो की तरह मुकम्मल नज़रअंदाज करके उठ खड़ा हुआ। मैंने कहा ना, अगले हफ्ते से पहले मेरे पास ना आना। वो लाइब्रेरी बिल्डिंग से बाहर निकला। वो भी उसके साथ निकली। उसने उसके हाथ से कागज़ खींचा और तेज़ी से आगे आगे चलने लगा। वो उसके पीछे पीछे लगी कि वो कैंटीन जा रहा है। लेकिन वो तो ये क्या है अक्सा? उसने 2 उंगलियों से अटकाया कागज़ अक्सा के आगे किया। किस भूखी को मेरे पीछे लगा दिया है? ये क्या है? अमरहा ने उस अमरीकी नकुश के हामिल फ्रेंच गुस्से को सहम कर देखा। ये उसने क्या कह दिया इतने धड़ल्ले से? अमरहा ने आसपास देखा। उफ, यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट अंगूठा हिला हिला कर शर्म करो कह रहे थे। पहले तो अमरहा ने आंखें मीच ली, फिर उसने गुस्से से भड़क कर उसे देखा। अक्सा ने पढ़ा कागज़ पे सैंडविच लिखा था। टू ईट मी बैक प्लीज़। अक्सा ने उसकी इज्जत रख ली। अगले हफ्ते तक उसने शान से कंधे उचकाए, जैसे बड़ा नुकसान करने के बाद अतालवी उचकाते हैं, बेनियाजी से भी और खूंखारी से भी। तुम दोनों हैंडल कर लो प्लीज़। अक्सा की समझ में नहीं आया कि एक भूखे और दूसरे कंगले को कैसे हैंडल करे, और ये कहकर वो ग्राउंड से उठ चली गई। अगले हफ्ते से एक भी दिन पहले मेरे पास ना आना, लंबे कानों वाले ने नाक फुलाकर कहा, और फिर से लाइब्रेरी की तरफ जाने लगा। अगले हफ्ते तक मैं भूखी मर जाऊंगी। वो फिर से उसके साथ चलने लगी। एक मेरी ही ट्वीट पर जिंदा हो गया। वो फिर से एक फ्रेंच बन गया जो गुस्से को दबाने के लिए लफ्ज़ चबाते हैं तो आंखें सर्द बहरी से अंदर कर लेते हैं। इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन वो उसके इस तरह खम देकर तंज झाड़ने पर उसे देखती रह गई। गुस्सा कर भी रहा था और नहीं भी, कैसी बात थी। आज तो इसी ट्वीट पर रहना है। सारे पैसे ख़त्म हो गए और नूडल्स भी। सुबह जल्दी की वजह से चाय भी नहीं पी। इस बात पर वो ज़रा रुका, अपने क्रॉस बैग को अपनी गर्दन से निकाल कर खंगालने लगा। थोड़ा वक्त लगा, लेकिन वो मतलूबा चीज़ निकाल चुका। उसने एक चॉकलेट निकाली जो आधी खाई हुई थी। ये लो, आधी खाई चॉकलेट उसकी तरफ बढ़ाई। इससे क्या होगा? चॉकलेट देखकर अमहरा को खुशी तो ज़रूर हुई, लेकिन फ़िलहाल उसे सैंडविच ही खाना था। काफ़ी कैलोरीज हैं इसमें। भूरी आंखों वाले ने बैग को वापस गले में डाला, एक हाथ जीन्स की जेब में डाला और ऐसे खड़ा हो गया जैसे उसका फ़ोटो सेशन हो रहा हो। लॉर्ड मेयर जवानी के दिनों में यूनिवर्सिटी में चैरिटी करते हुए। फ़ोटो का कैप्शन इससे बढ़कर और क्या होता? मुझे कैलोरीज नहीं चाहिए, खाना चाहिए। तो ये क्या भूसा है? लॉर्ड मेयर ने भवें उचकाई और कुछ ऐसे अचकाई कि पेशानी पर गिरे भूरे बालों से जा मिली। और ये छोटी भी है, छोटी और खाई हुई, और मैं क्यों किसी की चीज़ खाऊं? भवें उस बार सवालिया उचकी। यानी इतनी ईगो है तुम में? अच्छा, सच में? दूसरी तरफ से खा लो, आखिरी किनारा फेंक देना। वो मुंह बनाए खड़ी रही। उसने फिर से बैग खंगाला और एक पैकेट निकाला जिसमें रैपर को एक कॉमन पिन से बंद किया गया था ताकि अंदर कोई मौजूदा मेवा जात बैग में बिखर न जाए। पैकेट बिस्किट का लगता था। ये लो, और ये भी। चॉकलेट और बिस्किट दोनों उसके आगे किए। इसने दोनों पैकेट पकड़ लिए। एक में मौजूद चॉकलेट उसने देख ली थी, दूसरी की पिन निकाली तो वो बिस्किट का चूरा था। मुझे क्या समझ रखा है? चैरिटी कर रहे हो? अमरहा बुरी तरह से बुरा मान गए, लेकिन उसने जैसे सुना ही नहीं। वो तेज़ी से लाइब्रेरी की तरफ जाने लगा। जो दोनों पैकेट हाथ में लिए खड़ी है उसे तो आप जानते हैं, लेकिन जो जा चुका है, क्या उसे जानते हैं? आलियान मार्गरेट। वो अपनी माँ के नाम से पहचाना जाता है। रिहाइश का मसला थोड़ा संजीदा होता जा रहा था। जो रिहाइश मिल रही थी वो महंगी थी, जो सस्ती थी या वो बहुत दूर थी, या लड़कों के साथ, यानी लड़के लड़कियां एक ही फ्लैट में। सब उसके लिए अपनी अपनी जगह पर कोशिश कर रहे थे। वो एक दो ब्रितानवी, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी घरानों में भी गई, लेकिन वो रिहाइश भी उसकी गुंजाइश से बहुत ज़्यादा थी। वो बहुत नॉर्मल सी एक रिहाइश अफोर्ड कर सकती थी, यानी बेहद सस्ती सी। जितनी ज़्यादा सस्ती हो सके उतनी सस्ती। और यूनिवर्सिटी के पास भी एक लैंडलेडी हैं, लेकिन एक मसला है कि वहाँ कम ही लोग रहने में कामयाब हो सकते हैं। उनको समझना बहुत मुश्किल है। वहाँ जाकर देख लो, शायद तुम उनको समझ सको। ठीक है, वहाँ भी जाकर देख लेती हूँ। उसका मुँह लटक गया। हाँ, ऐसे ही मुँह लटका लेना।
और वो अपना मशहूर ज़माना आज़मूदा फ़िक्रा ज़रूर कहना, मनहूस मारी, मुझे तो मर जाना चाहिए। इस बात पे वो नवाल से ज़्यादा हंसी। एक दो लड़कियां हैं जो वहाँ गई थी, एक चंद दिन बाद ही वापस आ गई और एक चंद हफ्ते बाद वो घर छोड़ दिया। वो उसे शटल कॉक कहा करती थी। नाम अच्छा है, शटल कॉक। कहानी आती है तुम्हें? हाँ, एक दो आती है। गुड। सुना है वो हर रात कहानी ज़रूर सुनती हैं। अच्छा, सिर्फ कहानी, मतलब किराया नहीं लेंगी? हाँ हाँ हाँ, किराया तो ज़रूर लेगी, साथ में कहानी भी। ठीक है, मैं दो चार कहानियाँ याद करके जाती हूँ। शटल कॉक का पता लेकर वो छुट्टी वाले दिन शाम को गा गई। ये एक दो मंजिला बरतानवी तर्ज तामीर का काफ़ी बड़ा घर था। घर के आगे सब्ज़े का बड़ा कित्ता था जिसमें मुख्तलिफ़ इक़साम के पौधे और फूल लगे थे। सारी इमारत सफ़ेद रंगी और वाइट हाउस का छोटा सा नमूना लग रही थी। अमरा को शटलकॉक का बैरूनी नज़ारा बहुत पसंद आया, बल्कि बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अगर उसे यहाँ रख लिया जाए तो वो काफ़ी शानदार किस्म की रिहाइश का साबित होने वाली थी। बेल दी और काफ़ी देर तक देती रही, खिड़कियों से भी झांकती रही, दरवाज़ा भी बजाया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। वो दरवाजे के पास सीढ़ी पर बैठ गई कि शायद मालकिन बाज़ार गई हो। कोई 20 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। वो जल्दी से उठ के दरवाजे तक आई। मुझे कहानी आती है, झट से कहा। सामने वाले की हंसी का फव्वारा निकला। वो हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में थी, लंबी पतली सांवली सी, काले सियाह बालों की चोटी बनाए और उन्हें कंधे पर गिराए हुए। मुझे कमरा चाहिए, अंदर आ जाओ। वो हंसती हुई अंदर की तरह बढ़ी। अमरा भी उसके पीछे चलने लगी। बाद अज़ा अमरा को मालूम हुआ कि वो लैंडलेडी को शाम की चाय पिला रही थी। फिर उनका मुंह धुलाया, कपड़े तब्दील करवाए, बेल देने वाला, दरवाज़ा पीटने वाला, जाए भाड़ में, हम क्या करें। लैंडलेडी की नशिशगाह में ठंडे आतिशदान के पास बैठी बॉब जिब्रेल का इंग्लिश तर्जुमा पढ़ रही थी। इसकी सांस अटकने लगी। यानी शायरी भी सुनानी पड़ेगी, वो भी ऐसे आला पाए की। यानी यहाँ भी उसका काम बनने वाला नहीं था। बहुत देर उसका इंटरव्यू होता रहा। वो बहुत सब्र से और अपनी तरफ से चालाकी से सारे सवालात के जवाबात देती रही। खाना पका लेती हो? क्या क्या पका लेती हो? चावल, रोटी और तंदूर हो तो नान भी लगा लेती हूँ। उसने चीज़ का नाम लिया जो ब्रिटानिया में मैसर हो ही नहीं सकती थी। तंदूर? बेसन की रोटी, आलू, गोभी, कीमे के पराठे, मूली के नान पे बेसन लगाकर उसे तल भी लेती हूँ, बहुत मज़े का बनता है। आलू के पकौड़े, बैगन, पालक, चिकन के, मछली के भी बना लेती हूँ। लैंडलेडी अपने बच्चों के से छोटे छोटे हाथ ठोरी तले रखे उसे देखते रही। हो चुका तुम्हारा, अब बताओ, खाना पका लेती हो? उसका मुंह लटका। उसकी चालाकी किसी काम ना आई। दादी ठीक कहा करती थी कि इंसान को ज़िंदगी में सब काम आने चाहिए, नामालूम ज़िंदगी कहाँ ले जाए और कौन सा सीखा काम आ जाए। गोश्त का सालन और चावल, बस रोटी भी। साधना, ये पराठों की इतनी वैरायटी काम की है? जी, हफ्ते में 2 बार ये हो जाएगा, बाकी गोश्त का सालन और चावल। मैडम साधना उसके साथ सोफे पर ज़रा किनारे पर बैठी थी, स्वेटर बुन रही थी। सौदा सल्फ भी लाना होगा। जी, मैं ले आऊँगी, संडे के संडे। संडे वनडे हम नहीं जानते, जब जब साधना कहेगी लाना होगा। ताज़ा सब्ज़ी आती है रोज़, हलाल गोश्त आता है। बोलो हाँ या ना। हाँ जी हाँ। गुड। अच्छा, अब बोलो, कहानी आती है कोई? जी आती है। गुड। कौन सी? सुनाओ ज़रा। एक कौवा था, बहुत प्यासा था, इधर उड़ा उधर उड़ा। दूसरी खरगोश और कछुए वाली? साधना तेज़ी से सिलाइयाँ चलाने लगी ताकि उसकी हंसी कम से कम उसके मुंह से निकले। लैंडलेडी अलबत्ता होठ भींचे बैठी रही। बीबी, यहाँ रहना है या नहीं? रहना है तो कहानियाँ बदलो। मैं अच्छी अच्छी किताबें ले लूँगी, आपको पढ़ कर सुनाऊँगी। गुड। किराया पहले बता दें प्लीज़। पहले शराइत सुन लो। तुमसे पहले 3 लड़कियां जा चुकी है, तुम चौथी आई हो। साधना यहाँ 2 सालों से रह रही है। उसने सहम कर साधना नामी लड़की को देखा। हाय, मेरी उम्र भी इतनी लगती है क्या? साधना से पहले यहाँ 6 लड़के रह गए। अच्छे लड़के थे, सारा काम कर देते थे। मैं तो अब भी लड़कों के हक़ में ही थी, पर अब साधना की वजह से लड़कियाँ ही रखती हूँ। सारे घर की सफाई करनी होगी और सुबह करके जानी होगी। बाकी के कमरे बंद हैं और जितना भी घर इस्तेमाल हो रहा है वो तुम्हें साफ़ करना होगा, खाना बनाना होगा, हफ्ते में 2 दिन पौधों की काट छाट करनी और खिड़कियों की सफाई।
एक हफ़्ता तुम मेरे कपड़े लॉन्ड्री करोगी और इस्त्री भी, एक हफ़्ता साधना करेगी। जितनी ज़्यादा लड़कियां यहाँ रहने के लिए आ जाएंगी इतना ही काम कम हो जाएगा। मेरे कमरे का जो सेंट्रल कारपेट है उसे धूप के दिनों में तुम्हें धूप लगवानी होगी। पाकिस्तान में अपने घर का नंबर तुम्हें मुझे देना होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें ट्रैक से उतरते देखा। यानी अगर तुम में कोई गलत हरकत देखी तो फ़ौरन तुम्हारे घर वालों को बताऊंगी। तुम एक मुसलमान लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास कोई ऐसी वैसी चीज़ ना देखूं, वरना मैं तुम्हें फ़ौरन यहाँ से निकाल दूंगी उसी वक्त, चाहे बाहर बर्फ़बारी हो रही हो और तुम्हें निमोनिया का शिकार हो। तुम्हारे हर तरह के दोस्त यहाँ आ सकते हैं, लेकिन अगर मैंने उन दोस्तों में ख़राबी देखी तो भी तुम्हें ये जगह छोड़नी होगी। बेशक तुम्हें पूरे इंग्लैंड में कहीं जगह न मिले। अगर मैं सोती हूँ तो चुटकी की आवाज़ से भी उठ जाती हूँ, इसलिए जब मैं सोऊं तो ऐसी हो जाना जैसे गूंगी। लैंडलेडी बोलती रही। वो जिस सोफ़े पे बैठी थी उसी पर ऊँघने लगी। कोई 3 घंटे बाद उसकी आँख खुली तो वो उसी सोफ़े पर आड़ी तिरछी पड़ी सो रही थी। उसकी नज़र छत के लगे बड़े फानूस पे गई जो रोशन था, लेकिन उसकी नींद भरी आँखें उस फानूस से मुख्तलिफ रंग निकलते देखती रही। वो रंग उड़ रहे थे। क्या मुझे किसी डॉन ने अगवा कर लिया है? छत और कदआदम खिड़की के कदआदम पर्दों को घसीटते हुए उसने सोचा। मैं यहाँ हूँ, कहाँ हूँ मैं? वो एकदम से उठ कर बैठी। साधना लैंडलेडी की रॉकिंग चेयर के पास सोफ़े पे बैठी कहानी सुना रही थी। उसे लगा वो सिर्फ 5 मिनट ही सोई है। और क्या क्या कह रही थी आप? वो आंखें मलने लगी। तुम ऐसे ही हर जगह लमलेट हो जाती हो लड़की, लैंडलेडी हंसकर बोली। अमरा लफ्ज़ लमलेट पर हैरान हुई। खालिस देसी लफ्ज़ था, यानी कोई पाकिस्तानी सिखा कर गया था उन्हें। नहीं जी, बस आज थकी हुई थी तो जाओ खाना खा लो, किचन में रखा है। खाना? जैसे सदियों बाद ये लफ्ज़ सुना था। वो जल्दी से किचन में गई और सारे वेजिटेबल राइस और चिकन सूप हड़प कर गई। कॉफ़ी बनाई और मग लेकर आ गई। लैंडलेडी उसे देखती ही रह गई। कॉफ़ी किससे पूछकर बनाई तुमने? ओह, फिर गलती कर दी उसने। वो खामोश खड़ी दोनों ख़वातीन को देखती रही और मुंह लटका लिया। शक्ल पर बेचारगी ले आई। बैठकर पी लो, लैंडलेडी के असाब कुछ ढीले हुए। वो बैठकर पीने लगी। बुरा न मानना, पर तुम एशिया वाले बहुत तंग करते हो। एक लंबा वक्त तुम्हें बुनियादी अखलाकियात सिखाने में लग जाता है, और तुम लोग खाते भी बहुत हो। मुझे कोई एतराज़ नहीं, पर थोड़ा अपनी आदत पर काबू पाओ, उन्हें दुरुस्त करो। अमरा खामोशी से कॉफ़ी पीती रही। तुम जाकर सो जाओ साधना, और तुम अमरा मुझे मेरे कमरे में ले चलो। वो उन्हें कमरे तक ले आई। वो एक टांग से माजूर थी, दाएं टांग फालिज ज़दा थी, दायां हाथ भी मुश्किल से हरकत करता था, लेकिन टांग की तरह मफलूज नहीं था। उन्हें उनके बेड पर लिटाया। मेरे बाल भी उतार दो। बाल? अमरहा को लगा उनके दिमाग के साथ भी कुछ मसला है। हाँ भाई आओ तो। वो तो करीब हुई और बालों पर हाथ रख कर खींचा, और विग उसके हाथ में आ गई और अंदर से बमुश्किल आध इंच लंबे बाल निकले। फिर वो स्विच बोर्ड की तरफ आई। अगर उसने ठीक से गिने तो वहाँ कम से कम 25 से ज़्यादा बटन थे। नाइट बल्ब का शेड पसंद करने में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वक्त लिया। फिर हल्के सुरमई को उन्होंने इतवार की रात के लिए पसंद किया और उसे जाने के लिए कहा। तुम साथ वाले कमरे में सो जाओ, सुबह अपना सामान ले आना। खुशी से उसकी चीख निकल गई, क्योंकि 3 वक्त के खाने के साथ ये जगह उसे बहुत ही सस्ती पड़ रही थी। अब हाँ, दोबारा किचन में ना जाना। लेकिन वो पहले किचन में गई, 1 कप और कॉफ़ी बनाई और 1 कप कॉफ़ी की कीमत किचन काउंटर पर रख दी। कमरे में आकर सो गई। दरमियान में उसकी आँख खुली तो उसे अपनी गलती का शदीद एहसास हुआ। उसने फ़ौरन शिल्ली को फ़ोन किया। मैं पुलिस को कॉल करने ही जा रही थी, तुमने हमें परेशान कर दिया। वो अभी इतनी ज़िम्मेदार नहीं हुई थी। अगले दिन सामान लाकर उसने कमरे में सेट किया। उस दिन सनी डे था, तो कारपेट को उठाकर धूप में डाला, कपड़े धोए, इस्त्री किए, फिर उन्हें लेडी महर के वार्डरोब में लटकाया। साधना के साथ मिलकर खाना बनाया और फिर कैफ़े आ गई। वापसी पर बुक स्टोर होती गई, लेकिन वहाँ उर्दू की किताबें बहुत कम थी। जो थी वो भी अदबी थी, ज़्यादातर शायरी की। आँख का दरिया, खुदा की बस्ती, उदास नस्लें, मन चले का सौदा वगैरह वगैरह। एक तो वो फ़िलहाल इस तरह की महंगी किताबें ख़रीद नहीं सकती थी, दूसरे इस उम्र में अपने सर के बाल झड़वाना नहीं चाहती थी। वो ये सब किताबें पढ़ चुकी थी, लेकिन पढ़कर सुना नहीं सकती थी। ये एक सब्र आज़मा काम था।
और इतना ज़्यादा सब्र इतनी सी उम्र में नहीं करना चाहती थी। उसे एक सादा सी सस्ती सी किताब चाहिए थे। उसने अपनी पाकिस्तानी हम जमात से बात की तो उसने उसे अपनी खाला की एक किताब ला दी, खेल तमाशा, अशफाक अहमद की। एक तो मुफ्त में किताब मिल गई, दूसरा ज़्यादा मोटी नहीं थी। अपनी बारी पर उसने लेडी महर को खेल तमाशा सुनाना शुरू कर दिया। वो तो मज़े से सुनती रही, लेकिन अमरहा के दिमाग के कहीं ऊपर से अल्फाज गुजर गुजर कर जाते रहे। वो बिलाशुबा अपनी तर्ज की शाहकार किताब थी, लेकिन अमरहा जैसे कुन जहन उसे बेकार बना रही थी। लेडी महर उसे बार बार पीछे ले जाती, कई कई सत्रों को बार बार पढ़वाती। इत्तेफाक से उसने एक बड़ा मोरका सर कर लिया था। खेल तमाशा के सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का दिल मोह लिया था। तहतपुर के मास्टर हाली और उन पर मर मिटने वाली रजनी ने नशिस्त गाह में जादू सा जगा दिया। जैसे ऐसा लगता जैसे मास्टर हाली अपनी क्लारिन पे आसाकी वार उनके सामने बैठे ही बजा रहे हो और रजनी ऐन उनके सामने दासी बनी बैठी हो। लेडी महर निहाल हो गई। बहुत कमाल की शानदार साधना कदीम बंगाली और भोजपुरी लोक कहानियाँ सुनाती, जो उसने अपने बंगाली बाप भोजपुरी माँ से सुनी थी। और हैरत अंगेज़ तौर पर वो कहानियाँ इतनी थी कि अमरहा को लगता साधना ने अपनी ज़िंदगी के इतने साल सिर्फ कहानी सुनते ही गुजारे। जब वो रात को कहानी शुरू करती तो उसकी आवाज़ में सारे बंगाल का जहर सिमट आता। वो गंगा जमुना की तरह रवां दवा हो जाती, हिलकोरे खाती, शफाफ हो जाती। अक्सर उसकी कहानियाँ पुरसोज होती, लेकिन वो इतनी नरमी और चाहत से सुनाती, लगता ही ना कि उन कहानियों में सोज है। साधना बमुश्किल 32 साल की थी और उसके 8 साल बेटे को हड्डियों का कैंसर था। साधना की कहानी मोहब्बत से शुरू होकर अमरजीत पर ख़त्म होती। वो पुरसोज कहानी सुनाते हुए भी बिल्कुल आबदीदा नहीं होती थी, बल्कि ऐसे लगता कि उसका 8 साला बेटा उसके सामने खड़ा है और उससे कह रहा है, जो दुख पर रोता है वो तो फिर इंसान हुआ, लेकिन जो कमबख्ती पर रोता है वो भी कोई इंसान होता है, वो भी कोई इंसान भला। तो साधना क्यों कर रोती जब उसका बेटा ही जवां हौसला है, सारी तकलीफ़ सह कर भी उसे फ़ोन करता और कहता, मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा कभी रो कर नहीं सोऊंगा, कभी रोकर आंखें नहीं खोलूँगा। डॉक्टरों के सारे औजार और उनकी दवाइयाँ और मेरे जिस्म के सारे तकलीफ़ भी मिलकर मुझे हरा नहीं सकेंगे। मैं नहीं रोऊंगा माँ, कभी नहीं। तो ऐसे बच्चे की माँ कैसे रोती? वो बात बात पर मुस्कुराती, हंसती। उसकी कहानियाँ क्यों ना अमरजीत होती? उसकी आवाज़ में ऐसा सहर क्यों ना आता जो थपक थपक कर सुला देता? दिल पे कैसा ही बोझ क्यों ना हो, उसकी कहानी की परिस्तान ले ही जाती। साधना की कहानी सुनते सुनते वह नशिस्त गाह में ही सो जाती, जैसे कोई वो लोरी सुनाता हो जो जंग से लौट आने वाला अपने बच्चों को और जंग जीत आने वाला अपने कुनबे को सुनाता है वही जवां मर्दी के किस्से और शहीदों के लहू रंग फसाने। इसी दौरान एक छोटा सा वाक़या हुआ जो काफ़ी बड़ी सूरत इख्तियार कर गया। उसे और उसके चंद क्लास फेलोज़ को यूनिवर्सिटी के एक दूसरे ग्रुप ने अप्रोच किया। वो मैनचेस्टर में अपनी नई क्लासेस की शुरुआत होने का सिलसिले में एक पार्टी का एहतमाम कर रहे थे और पार्टी के इंतज़ामात के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ही मौका दिया ताकि वो चंद घंटों में कुछ ज़्यादा पॉइंट्स कमा सके। उसके क्लास फेलोज़ ने हाँ कहा था। उसने भी कह दिया। उन्हें पार्टी के सारे इंतज़ामात देखने थे, डेकोरेशन से लेकर सर्विंग तक। पार्टी उनमें से किसी एक स्टूडेंट के घर के लॉन में थी और जहाँ ये घर था वहाँ बाकी घर काफ़ी दूर दूर थे, जिनके आगे सड़कें खुली और कशादा थी। सर शाम ही उन सब ने पार्टी के लिए इब्तदाई सेटिंग मुकम्मल कर ली। बाकी उनका काम मेज़ों पर खाने की अशिया रखना था, जो ज़रा हट कर अलग सी थी। उन्हें हर फर्द को अलग अलग नहीं पेश करना था। तुम शक्ल से बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी लगती हो। एरिक और उसके दूसरे दोस्त उसे तशवीश से ऐसे देखने लगे कि उसे तशवीश होने लगी। वो सब पार्टी के इंतज़ामात देखने आए थे। मैं हूँ भी पाकिस्तानी, वो बुरा मान गई। नहीं, हमारा मतलब है वो सब ज़रा डरते हैं, ज़रा से कुछ ज़्यादा ही डरते हैं। डरते हैं? कौन? आज की पार्टी में आने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट्स। वो काफ़ी ज़्यादा गोलमोल सी बातें कर रहा था। उन्हें पाकिस्तान फोबिया है क्या? नहीं, शायद हाँ।
ये अखबारात, टीवी, मीडिया दिमाग ख़राब कर देते हैं। जो कुछ अखबार में कहा जाता है उस पर यकीन कर लेते हैं। और तुम हो भी मुस्लिम, प्लीज़ ऐसे बुरा ना मानो। धमाकों से बहुत डर लगता है उन्हें। धमाकों से डर लगता है? मैं मुस्लिम हूँ, आखिर क्या मतलब है इन सब बातों का? मुझे भी धमाकों से डर लगता है, लेकिन मैं तो तुम्हें नहीं बता रही। वो एक ना समझ सकी। देखा, तुम बुरा मान गई, तुम गलत समझ रही हो। यहाँ कौन सा धमाका होने जा रहा है? मतलब कुछ होगा ही नहीं तो डरना कैसा? कुछ होने का खतरा है यहाँ, कोई ब्लास्ट? तुम मुझे डरा रहे हो। मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ। उनमें से ज़्यादातर के अंकल और फादर पुलिस में हैं। बस ऐसे ही बता रहा हूँ, ऐसे परेशान ना हो। अमरहा का सर चकराने लगा। क्या कह रहे हो? क्या समझाना चाह रहे हो मुझे? ऐसे ही तुमसे बातें शेयर कर रहा हूँ। ऐसे बातें शेयर करते हैं? तुम सब मुझे शक से घूर रहे हो। तुम्हें लगता है मैं यहाँ धमाका करूँगी? मैं क्या मजाक है ये? ऐसी तो कोई बात नहीं, हमने नहीं की। तुम क्या क्या सोच रही हो? हाँ, सीधे सीधे ये बात नहीं की, पर जो की है उनका मतलब खौफनाक है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारा तो अभी से रंग उड़ गया। अभी से मतलब? उसका रंग वाकई उड़ गया था। वो गड़बड़ा गए। मतलब हम तो सिर्फ बातें कर रहे थे। ऐसी खतरनाक बातें ही करते हो तुम सब। मुझे तुम्हारी बातें पसंद नहीं आई। वो अपने काम में लग गई और अंदर ही अंदर सहम भी गई। यानी अगर ज़रा सी भी कोई गड़बड़ हो गई तो ये लोग साफ साफ उस पर इल्ज़ाम लगा देंगे, पुलिस। और फिर लॉन में एक तरफ ऊंचाई पर डीजे का इंतज़ाम किया गया था, जैसे क्लब में होता है। अंधेरा गहरा हुआ तो ट्विस्ट लाइट्स और ट्विस्ट को बढ़ा दिया। उन्होंने डीजे साउंड चेक किया, जो ख़तरनाक हद तक तेज़ था। नीली पीली हरी लाल ट्विस्ट लाइट्स हरकत करने लगी। सब आने लगे। उन्होंने मेज़ों पर पहले ही सॉफ्ट ड्रिंक्स रख दिए थे। 2 घंटे बाद उन्हें खाने की चीज़ें रखनी थी। 1 घंटा गुजर गया, दूसरा भी गुजर गया। उन सब ने मिलकर मेज़ों पर खाने की अशिया रख दी। डीजे निस्बतन हल्की आवाज़ में म्यूज़िक के साथ तजुर्बात कर रहा था, जो अमरहा को काफ़ी पसंद आए। वो ग्लासों के ट्रे रखने जा रही थी कि एरिक ने उसे आवाज़ दी। वो उसके करीब जा रही थी कि एक ज़ोरदार दहशतनाक धमाका हुआ। इतना ज़ोरदार कि कानों के पर्दे फटने के करीब हो गए। अमरहा बुरी तरह लड़क कर गिर गई। इसी धमाके के साथ शीशे टूटने की आवाज़ और कुछ इंसानी चीखों की आवाज़ें भी आईं। पूरे 1 मिनट तक सन्नाटा रहा। अमरहा ज़िंदगी में कभी इतनी खौफज़दा नहीं हुई थी जितनी उस धमाके से हो गई थी। वो बमुश्किल उठी और आसपास नज़र दौड़ाने की कोशिश की। दूसरे लोग भी कुछ उठ चुके थे, कुछ उठ रहे थे। एक और खौफनाक मंजर इसलिए नहीं कि वहाँ धमाका हुआ था, बल्कि इसलिए कि सब उसे घूर रहे थे। उसने जीन्स पर लंबी कमीज़ पहन रखी थी और एरिक ने कहा था कि सर ढाँप के काम करना है, तो उसने स्कार्फ को सर पर अच्छी तरह से ओढ़ लिया था। अमरा को पहले ही ये सिर्फ अपना वहम लगा कि सब टकटकी बांधे उसे ही देख रहे हैं। फिर उसने ज़रा गर्दन घुमाई तो वहम लगने वाला ख्याल 100% खौफ में बदल गया। वो सब अपनी अपनी जगह पर जमे उसे ही देख रहे थे, घूर रहे थे। उनमें से एक ने कपकपाते होठों के साथ उंगली उठाकर उसकी तरफ इशारा किया। यू डिड दिस। तुमने किया है ये। इतनी सी बात से किसी ने उसके सर पर वो दूसरा धमाका किया कि लम्हे के 1000वें हिस्से में उसके जहन में 9/11, लंदन टर्बन धमाके, अखबारात, टीवी चैनल्स के सब खबरें, डॉक्यूमेंट्रीज गड़बड़ होकर चकराने लगी। दहशतगर्द, यू डिड दिस, दहशतगर्द, यू। उसका सर चकराने लगा। दहशत उसके चेहरे पर नज़र आने लगी। मुझे नहीं मालूम। वो अटक अटक कर होंठ हिलाने लगी। आवाज़ उसके होठों से निकल ही नहीं रही थी। उसे लग रहा था कि वो सारी ज़िंदगी बोल ही नहीं सकेगी। और ठीक उसी दौरान एक और धमाका हुआ, वैसा ही ज़ोरदार। उन सब ने अपने कानों में उंगलियां ठूस ली। वहाँ मौजूद सारी चीज़ें गिरी। शीशे के छोटे टुकड़े एक भौचार आंधी की तरह आई। पीछे खड़े बहुत से लड़के लड़कियां गिर गए और कराहने लगे। इस तरफ काफ़ी अंधेरा था, लेकिन उनकी चीखें और कराहें सुनी जा सकती थी। इस बार अमरहा गिरी नहीं, खड़ी रही और काफ़ी दहशतनाक अंदाज लिए खड़ी रही। एकदम से फिज़ा में पुलिस सायरन और फायर ब्रिगेड सायरन की आवाज़ें गूंजी। पीछे कहीं से ज़ोरदार आग के भड़क उठने की आवाज़ आ रही थी। उसने एक बम अपने साथ भी बांध रखा है, किसी ने चिल्लाकर उसकी तरफ उंगली उठाकर कहा। सब सहम कर दूर होने लगे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब ऐसे ही हो रहा है जैसे उसे नज़र आ रहा है।
पुलिस सायरन की आवाज़ करीब आती जा रही थी। उसकी नहुसत कि मैनचेस्टर में एक स्टूडेंट पार्टी में धमाके हो गए और उस जगह अमरहा मौजूद थी। खड़े खड़े उसने कल के अखबारात में अपनी तस्वीर देख ली, टीवी रेटिंग्स का अंदाज़ा लगा लिया, अदालत में खुद पर केस चलता देख लिया। उसके हक में चंद हज़ार मुस्लिम रैली निकाल रहे हैं, फिर और अदालत अपना फ़ैसला सुना रही है। उसके घर वाले उसे लानत मलामत कर रहे हैं और वो मासूम होते हुए भी इस यूरोपियन मीडिया दहशतगर्द साबित कर रहा है। उसकी पढ़ाई का क्या होगा, उसका क्या होगा? वो तो मर जाएगी। और ठीक उसी दौरान एक और धमाका हुआ। वो हल्लक के बल चिल्लाने लगी, पागलों की तरह, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। एक सेकंड में वो ये बात 20 बार कह गई, साथ चिल्लाती रही। 4-5 स्टूडेंट का ग्रुप इधर से उधर देखता रहा। सुन रहे हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई, सारी हिम्मत जमा करके, पूरा जोर लगा कर। वो वैसे ही खड़े रहे जैसे कोई स्टेज शो खड़े होकर देख रहे हो। तुम्हारा मीडिया, तुम्हारे टीवी चैनल्स, अखबार झूठ बोलते हैं। पागल हो तुम सब, पागल बनाते हो दुनिया को। हम दहशतगर्द हैं या तुम? हम नहीं, तुम हो। तुमने दुनिया में फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाया है। तुम हो खराबी की जड़। इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर मुझे अंदर करवा दो। मैं तुम सबको मार डालूँगी। दहशतगर्द नहीं हूँ, नहीं हूँ। फिर एकदम सब्ज़े पर बैठकर ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगी और ऊंची ऊंची पुलिस और फायर ब्रिगेड सायरन बंद हो गए। पार्टी में सिर्फ उसके रोने की आवाज़ आ रही थी। वो सब जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रहे। अब वो ऐसे खड़े थे जैसे हॉरर मूवी देख रहे हो। ये सब तुम्हारे साथ प्रैक्टिकल जोक, अमली मजाक कर रहे थे। आवाज़ कुछ जानी पहचानी थी। उसने झटके से गर्दन उठाकर आवाज़ की सिम देखा। उसे ज़रा सा दूर अंधेरे में एक कुर्सी पर आलियान बैठा कॉकटेल से लुत्फ़अंदोज़ होता नज़र आ रहा था। उसने ये बात इतने सुकून से की जैसे वो खामोशी से बैठे ऊपर देखता रहा हो। प्रैक्टिकल जोक? वो कई लख्ते सन्नाटे में ही रही, फिर उठ खड़ी हुई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस हद तक कोई अमली मजाक भी किया जा सकता है। तीसरे धमाके के बाद उन्होंने तुम्हें खुद ही बता देना था। ये सीनियर्स हैं, जूनियर्स के। शट अप! उसने दहाड़ कर उंगली उठाकर आलियान से कहा। फिर वही उंगली लहराकर उसने वही शट अप पूरी कुव्वत से चिल्लाकर उन सब से कहा। तुम लोग अंग्रेज़, गोरे, दुनिया पर हुक्मरानी करने वाले, जो जी में आएगा करने वाले, हमें गुलाम समझ रखा है। जब जी में आया मजाक बना लिया हमारा, जब जी में आया गुलाम बना लिया। क्या समझ रखा है हमें? पहले हमारे मुल्क में आए, हम पर राज किया, हमारी तजलील करते रहे और अब हमें दहशतगर्द बना रहे हो। हमसे हसद करते हो कि हम ज़िंदगी में आगे ना निकल जाएं, तुम सब से आगे ना निकल जाएं। गाली और गिनती के लिए हर इंसान अपनी मादरी ज़बान इस्तेमाल करता है कि मुसादिक वो रवानी से चीख चिल्लाकर उर्दू में उन पर बरस रही थी। आलियान साथ साथ अंग्रेज़ी में तर्जुमा करता जा रहा था। तुम अंग्रेज़, गोरे हमारे मुल्क में आए, हमने तुम्हारी मेज़बानी की, तुम्हें बादशाह बनाया, जाते हुए तुम्हें कोहनूर तोहफे में दिया। आलियान अपनी मर्ज़ी का तर्जुमा कर रहा था और उसे और भड़का रहा था। अमरहा के पास आलियान से निपटने का वक्त नहीं था। तुम लोग खुद को समझते क्या हो? क्या समझते हो तुम खुद को? हाँ, बहुत बड़ी तोप कौम हो तुम, नेक, शरीफ, पढ़े लिखे, और हम जाहिल, गंवार, दहशतगर्द। मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। तुम और तुम्हारी गंदी सियासत ने मिलकर उसे दहशतगर्द बना दिया है। एक नौमौलूद बच्चा भी दहशतगर्द है अगर वो मुसलमान है तो। अमरहा का गुस्सा 7वें आसमान को छू रहा था। उसके उस जलाल के आलम में किसी भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोल सके या उसके करीब आ सके। आलियान खामोश हो गया। उसने कोई तर्जुमा ना किया। ट्रांसलेशन प्लीज़, कोने से आवाज़ आई। जोक करने के लिए तुम्हें यही जोक मिला और तुमने ग्वांतानामो बे में क्या किया? वो अमरीकी थे, आलियान बोला। वो जालिम थे। जालिम किसी कौम से नहीं होते और ये सब भी जालिम है, उसने हाथ लहरा कर कहा। आंसुओं का दरिया उसकी आंखों में बहने लगा। ट्रांसलेशन प्लीज़, आवाज़ फिर आई। अमरहा ने एक कहर आलूद नज़र सब पे डाली और इस बार इंग्लिश में बोली। इस मजाक से अगर मेरा हार्ट फेल हो जाता, अगर मैं मर जाती, इतना घटिया मजाक, तुम लोग इतने जालिम हो कि मजाक भी इतना जालिमाना सोचा। तुफ है तुम पर। कितने छोटे हो तुम सब, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो और ये सब सीखते हो। गंदे हो तुम, जाहिल। तुमने मेरी बेइज्जती की है। मर जाओ सब के सब तुम। इतने पॉइंट्स तुमने धमाकों पर लगा दिए, अगर वही पॉइंट्स तुम। कोई पॉइंट्स नहीं लगाए।
वो तो ऐसे ही है। डीजे बटन दबाया और एक ज़ोरदार धमाका हुआ, यानी वो साउंड छोड़ रहा था। अल्लाह उन्हें नज़रे बद से बचाए, किस कदर टैलेंटेड थे वो सब। जो शीशे की किरचियाँ उड़कर आई थी वो हार्ड क्रिस्टल शीट की थी। अमरहा ने शदीद गुस्से में अपने करीब ही गिरा हुआ एक गिलास उठाकर ऊपर डीजे की तरफ उछाला। उंगलियां टूट जाए तुम्हारी, बहरे हो जाओ तुम। रिलैक्स, काफ़ी हो गया, चलो अब बस करो, आलियान ने नरमी से कहा और उससे और गुस्सा आया। बकवास बंद रखो अपनी। उसकी आवाज़ डीजे के धमाके से ज़्यादा धमाका अंगेज थी। इसने एक बार फिर सब पर निगाह डाली। बेइज्जती के एहसास से उसका सारा वजूद झुलसने लगा, और जैसा कि यहाँ आने से पहले वो दहाड़े मार मार कर रोती रही थी, तो सभी दहाड़े उसके अंदर फिर से जाग उठे। वो घास पर बैठ कर घुटनों में मुंह छुपाकर उन सब दहाड़ों का आवाज़ लगाकर रोने लगी। सब ने दूर से ही उसके इर्द गिर्द घेरा बना लिया। किसी में अब इतनी जुरात नहीं थी कि शेरनी बनी अमरहा के पास आए और उसे चुप करवाए। अमली मजाक था और कुछ ज़्यादा ही अमली हो गया था। अब वो रो रही थी और वो सब शर्मिंदा शर्मिंदा उसे सुन रहे थे। आलियान उठा और चलकर उसके करीब आकर बैठ गया। मजाक कुछ ज़्यादा ही हो गया ना, उनकी गलती है, उन्हें माफ़ कर दो। वो बदस्तूर हिचकियाँ लेती रही। प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दो, प्लीज़। उसने सालों तड़प तड़प कर छुप छुप कर रोती रही आंखों को उठाकर आलियान को देखा। आलियान वहीं का वहीं रह गया। उसने अपनी ज़िंदगी में दो आंखें में इतनी तड़प, तकलीफ़, दुख और गुस्सा सिमटा हुआ नहीं देखा था। उसने सियाह मशरक़ी आंखें देखी थी। उन मशरक़ी आंखों में तैश व शिकवे के ऐसे बादल नहीं देखे थे। वैसे शिकायत से देख रही थी कि उर्दू बोलने वाला, नाम से मुसलमान लगने वाला, वो भी उनके साथ शामिल था। आलियान चुप का चुप ही रह गया। उसकी भूरी आंखों ने उससे भरपूर शिकायत की। उसे उन दो सियाह आंखों के इतने करीब नहीं ले जाना चाहिए। अब अगर वो ऐसा कर चुका था तो उसका अंजाम उसे ही भुगतना था, अकेले। इश्क मिजाजी का अगर कोई लाड का नाम होता तो वो महबूब की आंख का तैश होता, और अगर रोती हुई अंधेरी आंखों का कोई लाड का नाम होता तो वो अमरहा होता। आलियान को ये याद करने में दिक्कत हुई कि वो कहाँ बैठा है। उससे भी ज़्यादा दुश्वारी उसे अपनी आंखों को आंसुओं के पानियों में गर्क उन आंखों से हटाने में हुई। वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ और 2 कदम पीछे को चला। फिर से भाग पड़ने जैसे अंदाज में उसके सामने बैठ गया। मास्टर हाली क्लारिनेट पर बसंत रंग बजा रहे थे। अगले दिन वो सब बारी बारी घर आते रहे और दरवाजे के पास फूल रखते रहे। रात उसने उनका सॉरी कबूल नहीं किया था। डर के मारे वो अंदर नहीं आ रहे थे। वो खिड़की में बैठी सबका तमाशा देखती रही। सबसे बड़ा गुलदस्ता एरिक की तरफ से था। ये वही था जिसने अमरहा का इंतखाब किया था इस ड्रामे के लिए। फिर उसे एक लंबा चार्ट मिला जिस पर उन सब के दस्तखत थे, और चार्ट पर एक तरफ रोता हुआ मोटे मोटे आंसू वाला सॉरी लिखा था। चार्ट के साथ ही वो वीडियो भी भेजी गई जो कल रात बनाई गई थी। उसने वो वीडियो देखी और अपनी हंसी कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करती रही। वाकई वो एक मुकम्मल अमली मजाक था। उन सब के तासरात कमाल के थे। उसने वो वीडियो लेडी महर और साधना को दिखाई। वो लोट-पोट होती रहीं, बार बार वीडियो चलाकर देखती रहीं। बाद में उसे मालूम हुआ कि काम करने के लिए जितने भी लोग का ग्रुप वहाँ मौजूद था, उन सब के साथ कुछ ना कुछ हुक किया जाना था। वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में पिछले 4 साल से पढ़ रहे थे, और ये एक रिवायत ही थी कि वो हर साल कुछ ना कुछ करते। लेकिन अमरहा के साथ मजाक कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया। इस वाक़े से इतना हुआ कि वो यूनिवर्सिटी में काफ़ी मकबूल हो गई। उसे काफ़ी से ज़्यादा स्टूडेंट्स दोस्त बन गए। जो उसे देख लेता रुककर उसका हाल अहवाल ज़रूर पूछता। उसे कॉफ़ी लंच के लिए बुलाते, कोई ना कोई उसकी मदद के लिए तैयार रहता। जो स्टूडेंट मैनचेस्टर ही के रहने वाले थे वो अपने घर शाम की चाय या वीकेंड पर डिनर पर मधु करते। उसके रोने धोने का उन सब फनकारों पर ऐसा असर हुआ कि वो उसे नन्ही मुन्नी बच्ची की तरह ट्रीट करते कि बेबी चॉकलेट खा लो, आइसक्रीम खा लो, अच्छा ये लो बारबी, चलो 2 ले लो, बस रोना नहीं। एक वसी हल्का उसे जानने लगा था। वो जिससे चाहती पढ़ने में मदद ले लेती। इसी दौरान शटलकॉक में एक रूसी वीरा और एक जापानी एन ऑन आ गई। जापानी तो बहुत खामोश तिबा थी, साल में एक बार बोलने वालों जैसी।
उसने लेडी महर को कहानी सुनानी, पर लेडी महर ने उसे खुद ही रोक दिया कि वो बस चुपचाप घर में रहती रहे। अलबत्ता वीरा ने अपने शेर सोची में होने वाले 22वीं सरमाई ओलंपिक्स की वो कहानियाँ सुनाई कि खुद अमरहा का जी चाहा कि वो कोई एथलीट होती। काश फारिग औकात में वीरा मैनचेस्टर की सड़कों पर रहती। उसका कद 6 फीट 2 इंच था, बाल कमर से बहुत नीचे तक लंबे थे। या साइकिलिंग करती या स्केटिंग। जब वो ये दोनों करती तो लगता कि कोई परी बिना परों के सड़क पर नीचे परवास पर उड़ रही है। उसके बाल जो ऊंची पोनी की सूरत में बंधे लहराते उड़ते। एक बार वीरा ने उसे स्केटिंग शूज़ पहना दिए और अमरहा मुंह के बल सड़क पर गिरी। नाक की हड्डी इतनी बच गई कि सर्जरी की ज़रूरत ना रही थी। बाकी सारी कसर पूरी हो गई थी। अमरहा का बस का किराया भी बचा। वो वीरा के साथ ही उसके साइकिल पर बैठकर यूनिवर्सिटी चली आती। लेकिन वीरा के साथ साइकिल पर बैठना भी इतना मुश्किल था जितना रोलर कोस्टर पर बैठना। दिल गुर्दे का काम था। किराया बचाने के लिए वो अपने दिल गुर्दे को रोज़ मजबूत करती। वो साइकिल पर हज़ार करतब दिखाती होती जाती। वीरा कुछ अखबारात के लिए कॉलम लिखती, इसलिए उसे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं थी। उसने शटल कॉक हाउस में छोटे मोटे मरम्मत के काम आसानी से कर दिए, जिसकी लेडी महर ने उसे अजरत भी दी। उसका सर ना में हिलते हुए अमरहा ने कम ही देखा था। उसे जैसे सभी काम करने आते थे। डेरेक की मदद से उसे जूतों की एक स्टोर में काम मिल गया। उसका काम बिल बनाना था। बस काफ़ी आरामदायक काम था और वो हफ्तावार तनख्वाह भी अच्छी थी। हफ्ते में एक बार वो कैफ़े ज़रूर आ जाती और अपने साबका बॉस के साथ हल्की फुल्की बातचीत करके आती। अब तो दादी और अम्मा भी उससे बात करते आबदीदा हो जाती। उसे हैरत हुई। उसने पहली बार दादी को आंसू साफ़ करते देखा। हमाद और अली उसे काफ़ी तमीज़ से मुखातिब करते। दानिया उसे ख़ानदान में होने वाले तकरीबात की वीडियोज़ भेजती। उसे तो कोई दिलचस्पी नहीं थी, अलबत्ता साधना, लेडी महर, वीरा काफ़ी शौक़ से उन वीडियोज़ को देखती थी। वैसे तो मौसम अबर आलूद रहता था और हल्की फुल्की बारिश हो जाती थी, लेकिन उस दिन हल्की लेकिन मुसलसल बारिश हो रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। वीरा को किसी अखबार के दफ्तर जाना था, इसलिए वो अकेली ही ऑक्सफोर्ड सड़क पर वॉक करती सुस्त रवि से चलती रही। उसे कतन जाने की जल्दी नहीं थी। वो मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी। गीली गीली इमारतें, नम नम मंजर उसे अच्छा लग रहा था। भले वहाँ के मुकाबिल उस मौसम से आजिज़ आ चुके थे, पर गैर मुल्की खासकर गर्म मुल्कों के बाशिंदों की जान थी उस मौसम में। उसने गहरे गुलाबी रंग के वीरा के स्टॉल को गर्दन में 2 बल दे रखे थे। उन्हें खोलकर उसने सर पर डोर लिया, फिर उसने वापस गर्दन में 2 बल दे दिए। बारिश की हल्की फव्वार सर पर पड़ती अच्छी लग रही थी। एकदम से पीछे से एक नीली छतरी जिस पर गुललाला के फूल बिखरे थे उसके सर के ऊपर तन गए। उसने सर उठाकर देखा, फिर छतरी पकड़े हाथ को देखा। वहाँ आलियान खड़ा था। तुम्हें अपनी ट्वीट नहीं चाहिए? आज मैं तुम्हें बर्गर तो खिला सकता हूँ और कॉफ़ी भी। इतनी पुरानी बात अब नहीं चाहिए? क्यों? अब क्यों नहीं चाहिए? छतरी बदस्तूर वो उसके ऊपर रखे हुआ था और ख़ुद भीग रहा था। तुमसे नहीं चाहिए, तुम बहुत बदतमीज़ हो। मैंने तुमसे क्या बदतमीज़ी की? कब नहीं की? वैसे तुम मुझसे इतनी नरमी से क्यों बात कर रहे हो? मुझे खुद नहीं पता चल रहा, मेरा दिमाग खिसकता ही जा रहा है। इलाज के लिए पैसे नहीं तुम्हारे पास? ऐसा करो, इलाज की भी ट्वीट ले लो। इलाज तो मैं करवा लूँ, लेकिन इस बीमारी का कोई डॉक्टर नहीं है। एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के साथ तुम ऐसी ओंगी बोंगी बातें कैसे कर सकते हो? और ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी तो सब ओंगा बोंगा करती है। सब क्या? सब मतलब सब। वो हल्के से मुस्कुराया और ये करते हुए ऐसा लगा कि अमरहा ने सोचा, क्या इसने खुदा से अलग से अपॉइंटमेंट ली थी? अमरहा ने एक चॉकलेट निकाल कर उसे दी। खाओ, तुम्हारी कैलोरीज तेज़ी से कम हो रही हैं। तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? वो चॉकलेट लेकर खाने लगा। तुम्हारे पास गाड़ी है ना साइकिल? मैं वीरा के अलावा किसी के साथ नहीं बैठती। मैं गिराऊंगा नहीं, पर मैं तुम्हें ज़रूर गिरा दूंगी। भाग जाओ, मेरा सर ना खाओ। ये क्या तरीका है बात करने का? ख़ास तुम्हारे लिए। मेरे लिए कुछ ख़ास? वाह, ठीक है। तुमने सिनेमा देखे हैं यहाँ के? उसके भूरे सर पर बारिश के कतरे लेकिन मिट्टी खेल रहे थे। हाँ, वीरा के साथ गई थी। उसने तुम्हें यकीनन हंगर गेम्स दिखाई होगी। उसका मानना है कि वो जेनिफ़र से मुशाबा है, लेकिन वो जेनिफ़र से ज़्यादा खूबसूरत है। मैं तुम्हारी क्लास फेलो जेनिफ़र की बात नहीं कर रहा।
वैसे मैं तुम्हें एक अच्छी इंडियन मूवी दिखा सकता हूँ। मैं इंडियन मूवीज़ नहीं देखती, पाकिस्तानी वो 3-4 ही हैं, मैं पाकिस्तान से देख कर आई हूँ। बंगाली, मुझे बंगाली नहीं आती। ईरानी, अफ़गानी, तजिकिस्तानी, तुर्कमानी, इराकी, मिस्री और हाँ, एनिमेटेड। क्या तुमने कभी सिनेमा में एनिमेटेड फ़िल्म देखी है? नहीं। क्या तुमने राटाटोइला देखी है? देखो, अगर तुमने इतनी अजीम फ़िल्म नहीं देखी तो मैं तुम्हें पहले इसकी कहानी सुना सकता हूँ। देखना, खुद तुम्हारा दिल चाहेगा कि तुम ये फ़िल्म देखो। ये एक काबिल ज़िक्र चूहे और उसके मोहसिन की कहानी है। चूहा जिसके हाथ में कमाल का जायका है और वो दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े शेफ़ से ज़्यादा अच्छा और लजीज खाना बना सकता है। ऐसा खाना जिसके खाने वाले को नज़ीर नहीं मिलती, और ऐसी तरकीब और सलीके से। चूहा शेफ़ होता है, मतलब जो खाना बनाता है। हाँ, तुम गलत समझ रही हो। वो खाना बनाने से पहले हाथ धोता है, उसके हाथ साफ़ होते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। चूहा और खाना, अख। अमरहा ने सर को ज़ोर से झटका। अख, चूहा और मेरे हाथों जैसा साफ। आलियान ने छाते को बंद किया। उसका हाथ थक चुका था और चलते चलते वो रुक गया और उसे भी रोक लिया। अब बारिश के कतरे उन दोनों के बालों में लुक छिप जा रहे थे। फिर करना क्या? ये जो अभी किया था। क्या किया था? वही जो चूहे के नाम पे किया था। अख, अमरहा को फिर से चूहे का ख्याल आ गया। एक बार फिर करना, यही यही प्लीज़। तुम पागल हो क्या? क्या कह रहे हो? जब तुम ये अख करती हो तो तुम्हारी भवें और आंखें बचकाना सा रक्स करती हैं और तुम्हारी नाक ये दाएं बाएं लहरा कर उकसाती है कि इसे पकड़ कर उस पर चुटकी भरी जाए। तुम मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हो। अमरहा को लगा वो उसकी नाक की चुटकी भर लेगा। अच्छा, तुम्हारा वक्त भी अब कीमती हो गया। अच्छा चलो फिर फ़िल्म देखने के लिए पक्का। अगर वीरा जाने के लिए तैयार हो गई। वीरा? हाँ, दादा ने कहा था हर जगह उसे साथ लेकर जाऊँ। दादाजी को यहाँ साथ ले आती, वो फिर भी अच्छा था। तुम मेरे दादा का मजाक उड़ा रहे हो। चलो वीरा को भी ले आना। वो वीरा को भी ले गई। वीरा तो जाते ही सो गई, क्योंकि उसे खालिस एक्शन फिल्में पसंद थी जिनमें हर 2 मिनट बाद एक बम ब्लास्ट हो और कम से कम 2 आदमी मर जाएं और हीरो बस बड़ी बड़ी इमारतें फलांगता रहे और किसी ज़मीन पर खड़ा भी हो तो चारों तरफ फायर खोल दे। जब चूहे ने पहली बार खाना बनाना शुरू किया तो उसने मुँह ही मुँह में कितनी बार अख किया। फिर आहिस्ते से वो दिलचस्पी से फ़िल्म देखने लगी और फिल्म के अख्तिताम पर उसने तालियां बजाईं। उसने इस किस्म की फ़िल्म पहले कभी नहीं देखी थी। हीरो हीरोइन के लंबे झमेलों से हटकर ऐसी शानदार फिल्म, कमाल हो गया। जब वो वीरा के साइकिल पर बैठ रही थी घर जाने के लिए तो आलियान ने बहुत आहिस्तगी से ऐसे फरमाइश की, एक बार कह दो अख। वो कहका लगाकर वीरा को मजबूती से पकड़ कर बैठ गई। वो कहीं खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। कुछ लोगों का आना जितनी खुशी देता है, उन लोगों का जाना उतनी ही तकलीफ़ देता है, और वो उस वक्त नन्ही मुन्नी सी इसी तकलीफ़ से गुज़र रहा था। वो आलियान मार्गरेट जो जब सीटी बजाता, दोनों टांगों को हवा में उछाल कर उनकी ताली बजाता, तो कम से कम 50 लोग उसे मुड़कर देखना ज़रूर पसंद करते हैं। अगर वो गुस्से से भी किसी को देखता तो भी इस पर प्यार ही आता है। तो ये था हमारा एपिसोड 3 और बहुत मज़ा आया। हम लोग मिलेंगे अब एपिसोड 4 में, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं।